नमस्ते मित्रों, राम राम। उदयपुर मेवाड़ से मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आप सबका अपार प्रेम, स्नेह, अपनत्व जो है इस चैनल को मिल रहा है। और आज की इस विशेष कक्षा में जो सीईटी के विद्यार्थियों को समर्पित है, लेकिन ये कक्षा जो है थर्ड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए भी लेवल 1 और 2 वालों के लिए समान रूप से उपयोगी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले या सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट या पटवार भर्ती परीक्षा या एमपी में जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकली, उन सब के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी मित्रों व्याकरण तो आती ही है, इसलिए ये कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कल की कक्षा में 101 प्रश्नों तक जो है आप तक पहुंचाए थे। आज हम प्रयास कर रहे हैं कुछ और प्रश्न जो हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आज का भाग हमारा 2 है मित्रों। आपसे आग्रह है, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, क्लास को शेयर और लाइक करने के साथ साथ बहुत अच्छी गति से आप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। कुछ ही समय में हम प्रश्नोत्तरी को पूरा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सुविचार के साथ हमारी कक्षा का आरंभ होता है। मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर पल आपके लिए अवसर लेकर आता है, आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप इस पल को कैसे जीते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। हर पल को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ये क्षण ही है जो जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। तो आइए आज की कक्षा का आगाज करते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं, नाम किसी का लूं न लूं चिंता न करें। आप सभी का एक साथ स्वागत है मेवाड़ की इस पावन पुनित धरा पर, महाराणा प्रताप की शौर्य धरा पर, मां पन्ना धाय की इस बलिदानी धरा पर जो है आप सभी का, त्यागमयी धरा पर आपका स्वागत है मित्रों। देखिएगा 102 प्रश्न, कल से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मित्रों। 102 प्रश्न आपके समक्ष है और कोशिश करते हैं कि आप सभी जो है इस प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित में से किस जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है मित्रों? अच्छा, एक थोड़ा सा करेक्शन है मित्रों। कल का प्रश्न नंबर 65 जो है वो थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण रह गया है। उसमें एक ऑप्शन था अतल मित्रों, और उसमें लिखा था कि कौन सा कथन असत्य है। तो मित्रों, अतल में अ उपसर्ग है, ल जो है वो प्रत्यय नहीं है, तो थोड़ा सा इसको आप करेक्ट करेंगे। और दूसरा मित्रों, एक अतीत लिखा हुआ था, वो भी अतीत ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था। वैसे इसका जो वर्णन किया गया वो तो ठीक है कि एक उपसर्ग और प्रत्यय से अतीत शब्द का निर्माण होता है, लेकिन वहां पर अतीत ऐसा लिखा गया था, तो ये प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है मित्रों। अतल में अ उपसर्ग है, अतीत में मित्रों ऐसा अतीत लिखा हुआ था, इसलिए इसको मैंने गलत मान लिया है। तो आप ध्यान रखिएगा मित्रों। वैसे अतीत अगर इसकी जगह ऐसा करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों। तो एक करेक्शन था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65वां प्रश्न, कल जो था 65वां प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किस जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है? अथ इति, हाँ बिल्कुल, अथ का इति होता है, जंगम का स्थावर होता है, उन्मिलन का निमिलन होता है, कोमल का कठोर होता है। तो आप बताओ कि इसका क्या होगा? जंगम है ना। जंगम और स्थावर एक ही बात होती है मित्रों। जंगम कह दो या स्थावर कह दो, है ना, स्थाई कह दो, एक जगह जड़वत कह दो, ये बिल्कुल पर्यायवाची है, ये जो है विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जितने भी मित्र इस प्रश्न का सही उत्तर दे पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तरणी, तरणी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ युग्म होगा मित्रों। ये तरणी जो है छोटी जो दिखती है मित्रों, वो क्या है? सूर्य जो है वो छोटा दिखता है डूबते समय। तरणी इस बड़ी का जो है वो नाव है मित्रों। बड़ी नाव, छोटी सूर्य होता है, तो सूर्य और नाव कहां पर है? सूर्य और नाव ऑप्शन नंबर 4 पर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो, परंपरा से जो उक्ति चली आ रही हो उसको क्या कहते हैं? अत्युक्ति नहीं कहते हैं, है ना। परंपरा से चली आ रही हो, जनश्रुति, अनुश्रुति, अधिसूचना भी नहीं कहते हैं, है ना। अनुश्रुति ने, वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो, परंपरा से चली आ रही हो, है ना, तो उसको कहते हैं मित्रों जनश्रुति है। ये जनश्रुति है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखिएगा, फिर अगला है मितभाषी शब्द किस वाक्यांश हेतु प्रयुक्त हुआ है? मितभाषी सीधा दिख रहा है, जो कम बोलता है, वह जो कम बोलता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। हमारे मित्र जो हैं जितने भी जुड़े हुए हैं, थम्स अप नहीं दिखाया अभी तक, दिखा दो जल्दी से।
हाँ, और शेयर भी करो मित्रों, ताकि 7 और 8 तारीख को जो हमारे मित्र परीक्षा दे रहे हैं उनको थोड़ा लाभ हो जाए मित्रों। हाँ, आगे बढ़ते हैं मित्रों। माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए, माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम है मित्रों, उसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? तो मित्रों उसके लिए वात्सल्य है ना, वात्सल्य बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ, वात्सल्य। ठीक है मित्रों। फिर निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। देखिए शुद्ध अशुद्ध की बात करते हैं तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है? सन्यासी, उज्जवल, अनुग्रहित, आशीर्वाद। मित्रों ये रहा अनुग्रहित होना चाहिए था, जो गलत है। इसका सही जो सही वर्तनी जो है मित्रों वो है अनुगृहित। मित्रों इस तरह से होना चाहिए था, अनुगृहित, वो बिल्कुल ठीक था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप है रचयिता, 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 रचयिता। मित्रों निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप है रचयिता। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। बहुत सी बार परीक्षाओं में आया हुआ है, फिर आपके सामने परीक्षा में आ जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, इसलिए सावधानी रखिए और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न अगला है वर्तनी दृष्टि से शुद्ध रूप है। 4 ऑप्शन में से आपको शुद्ध रूप ढूंढना है मित्रों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए अगर हम यहां पर देखें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, देखो लघुत्तर, अत्यधिक, उपरोक्त, ये सब गलत है मित्रों। देखिए इसका शुद्ध रूप होता है कवयित्री, ये शुद्ध रूप है कवयित्री। ठीक है मित्रों, कवयित्री। और दूसरा आप देखेंगे दूसरा देखेंगे यहां पर अत्याधिक नहीं होता है मित्रों, अत्यधिक होता है, अत्यधिक। ठीक है। और मित्रों ज्यादा शब्द जो उपयुक्त रहता है वो है उपर्युक्त, इसलिए ये लघुत्तर बिल्कुल ठीक है। लघुधन उत्तर दोनों मिलकर दीर्घ संधि बन जाता है और लघुत्तर बिल्कुल ठीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है। लिंग की दृष्टि से ध्यान रखना, श्रीमती, अनाथिनी, सुलोचना, हथिनी। मित्रों यहां पर अनाथा, अनाथिनी नहीं होता है, अनाथ, अनाथा। ठीक है। सुलोचना वर्तनी के अशुद्ध रूप जो है वो बिल्कुल, अनाथिनी जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है मित्रों, है ना। लिंग की दृष्टि से श्रीमती सही है, सुलोचना सही है, हथिनी सही है। ठीक है ना। हाँ, तो अनाथिनी, अनाथिनी नहीं मित्रों, हाँ अनाथ, अनाथा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस वर्तनी का बहुवचन रूप अशुद्ध है? किस वर्तनी का बहुवचन रूप अशुद्ध है? दवाइयां बिल्कुल ठीक है, परीक्षार्थियों ठीक है, प्राणी वृंद ठीक है, सन्यासी वर्ग जो है मित्रों यहां पर आप देखें सन्यासी वर्ग शब्द जो है, दवाइयां, परीक्षार्थियों और प्राणी वृंद बिल्कुल ठीक है। सन्यासी वर्ग जो है वो अशुद्ध है क्योंकि वर्ग शब्द जुड़ गया है ना, तो यहां भी जो है बहुवचन है, तो यहां अशुद्ध रूप हो गया। दवाइयां बिल्कुल ठीक है, परीक्षार्थियों ये भी ठीक है, परीक्षार्थी, परीक्षार्थियों, है ना, और प्राणी वृंद बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है। मित्रों रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? तो आप देखिए रेफ की दृष्टि से गवर्नर, मुहर्रम, अंतर्गत और आकर्षण। रेफ की दृष्टि से देखिए मित्रों गवर्नर ये ठीक है, मुहर्रम ये भी ठीक है, अंतर्गत मित्रों अंतर्गत में रेफ यहां पर आना चाहिए था, तो बिल्कुल ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, अगला प्रश्न है जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, जिसके संबंध में कहा जाता है वाक्य में मित्रों, तो आप सोचिए उसको तो विधेय कहते हैं, है ना। हाँ, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है तो दो ही बात होती है, एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय है। तो जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, उसको विधेय कहेंगे, है ना। हाँ, फिर देखिए विधेय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अंग नहीं आता है? मित्रों विधेय के अंतर्गत क्रिया आती है, कर्म आता है, पूरक आता है, लेकिन कर्ता नहीं आता है, क्योंकि कर्ता को तो हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? जो परिश्रम करता है वह सफल होता है मित्रों, यह मिश्र वाक्य है ना। हाँ, जो सोवत है सो खोवत है, यह मिश्र वाक्य है। फिर देखिए निम्नलिखित में से वाक्यों में किस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है? मित्रों ध्यान रखिएगा, संज्ञा उपवाक्य की पहचान जो की से प्रारंभ होता हो। यहां बिल्कुल अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो, यह बिल्कुल संज्ञा उपवाक्य है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है? मित्रों मना कर देना, अंगूठा दिखाना ऐसे, है ना।
अंगूठा दिखाने का मतलब मना कर देना, किसी बात को लेकर मना कर देना। बहुत बढ़िया मित्रों, आपकी ऊर्जा को बिल्कुल प्रणाम करते हुए आगे बढ़िएगा और आप पूरी ऊर्जा के साथ, शिद्दत के साथ कक्षा को शेयर और लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे मित्रों, क्योंकि ये अवसर है और इन अवसरों को हमें भुनाना है। आस्तीन का सांप मित्रों, मुहावरे का अर्थ क्या है? वही धोखेबाज मित्र होता है, वही आस्तीन का सांप है, और क्या है? बाकी घनिष्ठ मित्र दुष्ट व्यक्ति, जहरीला नहीं, है ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? ध्यान रखना, कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया, ठीक बात नहीं है। नल खुला रह जाने से घर में पानी पानी हो गया, नहीं। राम नकल करते पकड़ा गया, सबके सामने पानी पानी हो गया, बिल्कुल ठीक है ना। गर्मी में गर्मी के मारे उसका शरीर पानी पानी हो गया। मुहावरे का सही उपयोग जो है ऑप्शन नंबर 3 में ही हुआ है मित्रों। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। अपनी हानि स्वयं करना वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा मित्रों। देखिए, आंधी के आम होना यानी बहुत सस्ते होना, कान में तेल डालना नहीं। अपने पांव कुल्हाड़ी मारना मित्रों, बिल्कुल ठीक है। अपनी हानि स्वयं करना, अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, बिल्कुल अपनी हानि स्वयं करना है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, ओछा आदमी अधिक इतराता है के लिए उचित कहावत होगी। ओछा आदमी यानी अधजल गगरी जो है वो छलकत जाती मित्रों, ओछा आदमी जो है वो अधिक इतराता है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, इनमें से स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ओ भी सवर्ण स्वर है। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। ऊ और ऊ परस्पर सवर्ण स्वर है मित्रों। तो आप देखिएगा, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर जो है सवर्ण कहलाते हैं, ये बात सही है बिल्कुल। और ये कह रहे कौन सा कथन सही नहीं है, तो मित्रों ये ओ और औ जो है सवर्ण स्वर है, ये बात ठीक नहीं है। बाकी बिल्कुल सारी बातें कंप्लीट है। ये ओ और औ भी सवर्ण स्वर है, ये बात उपयुक्त नहीं है, ये सवर्ण स्वर नहीं है। किस विकल्प में सभी वर्ण जो है वो मूर्धन्य, ट ठ ड ढ न? देखिएगा, ऋष ट ठ ट, ये घ नहीं है, थ दंत्य है, नहीं है। तो अणा है, एक तो री है, ढ है और त थ द ध न, है ना। तो आप देखिए ज आ गया तो नहीं है इसमें मित्रों। र मूर्धन्य है बिल्कुल, ड मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य श और ट, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। बाकी में कहीं न कहीं कुछ और वर्ण आ गए मित्रों जो मूर्धन्य नहीं है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढ का उच्चारण स्थान है मित्रों, ट ठ ड ढ न, मूर्धा मित्रों बिल्कुल मूर्धन्य है। ठीक है, प्रश्न छोटे हैं लेकिन आपको मिलेंगे परीक्षा में, ध्यान देना। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है मित्रों, संयुक्त व्यंजन इन चारों में से तो श्रय दिख रहा है मित्रों, है ना। आधा श और र को मिलाकर क्या बनता है मित्रों? श्र बनता है, तो बिल्कुल सही। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मित्रों 11 होती है और मात्राओं की संख्या की बात करें तो 10 होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं मित्रों? संयुक्त स्वर पूछे केवल तो संयुक्त स्वर तो 4 होते हैं मित्रों। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं मित्रों, बिल्कुल। ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं मित्रों? मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर होते हैं मित्रों, मूल स्वर होते हैं। तो आप देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, 4 स्वर होते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, हाँ। और क्लास को थम्स अप दिखाया नहीं हो तो जरूर दिखा दीजिएगा, अंगूठा नहीं दिखाना है, थम्स अप दिखाना है। चलिए, इनमें से कौन सा वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन है मित्रों, बताएं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 ही है मित्रों, ड और ढ, ड ढ, तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 ही हैं। तो यहां पर ढ दिख रहा है, बिल्कुल, हाँ ये रहा। उत्क्षिप्त व्यंजन कह दो, ताड़नजात व्यंजन कह दो, जो भी कहना है आप कह सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य नहीं है, ये रहा तालवी श, ये रहा तालव्य, है ना, और ये रहा तालव्य। ऊ जो है ओष्ठ्य है मित्रों, बिल्कुल ऊ जो है वो क्या है? ओष्ठ्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। शाबाश, आपके उत्तरों को देने का, है ना, ऑप्शन को देने लिखने का जो क्रम है वो अनवरत बना रहना चाहिए मित्रों। आप अपनी ओर से ऑप्शन जरूर प्रश्न पढ़ें और उत्तर टाइप जरूर कीजिएगा। आपके जिन ऑप्शनों को देख पाऊं नहीं देख पाऊं कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपना ऑप्शन जरूर डालना चाहिए मित्रों। नेक्स्ट आगे देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण महाप्राण है मित्रों? देखिए महाप्राण कौन सा है देखेंगे। महाप्राण होते 2 और 4 नंबर, ठीक है। तो ट ठ 2 नंबर पे हो गया, और
घ, ये रहा महाप्राण, बिल्कुल ये रहे मित्रों 2 और 4 नंबर महाप्राण है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, अगला है व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन सही है। व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए स्वर और व्यंजन में उच्चारण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, समस्त स्वर महाप्राण है। कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, सॉरी सही है, ध्यान देना, सही। स्वर और व्यंजन में उच्चारण की दृष्टि से कोई बड़ा अंतर नहीं है, नहीं अंतर है साहब। समस्त स्वर जो है महाप्राण होते नहीं साहब। व्यंजन के उच्चारण में श्वास वायु अबाध रूप से मुंह से बाहर आती नहीं। मूलतः सभी व्यंजन हलंत हैं, मूलतः सभी व्यंजन हलंत है, बिल्कुल सही कथन यही है। मूलतः अगर देखें तो सभी व्यंजन हलंत होते हैं, उसमें जैसे ही अ को हम मिलाते हैं तो इनका उच्चारण संभव होता है। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब देखिए य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है मित्रों। य र ल व की अगर हम बात करते हैं तो य र ल व जो है वो अंतस्थ है, बिल्कुल अंतस्थ है मित्रों, ये अंतस्थ है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। और क्ष वर्ण की निर्मिति किन व्यंजनों से मिलकर हुई है मित्रों। क्ष ऐसा है, क्ष देखिए क आधा है और षटकोण वाला स पूरा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है मित्रों। सीईटी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं मित्रों। आप जो है निर्धारित पात्रता को जरूर अचीव करेंगे। हालांकि पात्रता प्राप्त करना बहुत बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी पात्रता को प्राप्त तो करना ही है, ताकि आगामी समय में जो भी वैकेंसी आएगी मित्रों उसके लिए बहुत राह खुल जाएगी आपके लिए। इसलिए आप सभी बहुत अच्छी तरह से इस सीईटी पात्रता को जो है पार करें मित्रों। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है मित्रों। बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसा करना पड़ेगा है ना। पंचांग ऐसा होगा मित्रों, हाँ ये जो बिंदी है च के अनुसार, ये जो बिंदी है ग के अनुसार, तो देखिए च के अनुसार पंचम वर्ण य, ग के अनुसार पंचम वर्ण अंग है, तो ऐसा लिखा हुआ कहाँ है वहां हमारा काम हो जाएगा पंचांग है ना। अब यहां पर आप देखिएगा कहीं पर भी नहीं है, यहां आपको देखना ये मित्रों, यहां मैं ग और कर देता हूं, बिल्कुल पंचांग। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। जिह्वा जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, तो आप देखिए जिह्वा जो है दांतों को, दंती होगा उसी में करेगी, जिह्वा दांतों को त थ द ध न, तो जिह्वा दांतों को स्पर्श करती त वर्ग के उच्चारण में, बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन है मित्रों, तालव्य कौन सा है, ताल तो च छ ज ज य, ये रहा तालव्य है ना, ये तालव्य वर्ग ही है पूरा, च वर्ग जो है वो तालव्य है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है अंग य ण न म है ना, अंग य ण न म। हालांकि इसको टाइप करने में बहुत दिक्कत है मित्रों, य ऐसा है अंग य, ठीक है, ण न म ये रहा मित्रों है ना, अंग य ण न म ऐसे। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को मित्रों पद कहते हैं, है ना। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहा जाता है मित्रों, इसलिए यहां पद शब्द बिल्कुल ठीक रहेगा। वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो वो शब्द नहीं कहलाकर पद कहलाता है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से संवृत स्वर है मित्रों, संवृत स्वर है ना, ध्यान रखना संवृत स्वर कौन से हैं, है ना, जो कुल मिला के एक होता है संवृत, ठीक है। संवृत स्वर जो है मित्रों वो होंगे ई, उ और उ। अब आप देखिए संवृत स्वर इनमें से कौन से मिल रहे हैं, ये उ मिल रहा है मित्रों, ठीक है, ये संवृत स्वर है। आप सबको वर्ण विचार में बहुत अच्छे से समझा रखा है, और नहीं हो तो बहुत सारी कक्षाएं हैं मित्रों, आप देख सकते हैं उनको वर्ण विचार के लिए। फिर है मित्रों अनुनासिक, अनुनासिकता का जो गुण है मित्रों, अनुनासिकता जो है गुण किसका है, अनुनासिकता मित्रों स्वरों का गुणधर्म है, अनुनासिकता स्वरों का गुणधर्म है, हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए मित्रों नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे देखिएगा, नासिक की ध्वनियों के उच्चारण में हवा, नासिक की ध्वनियों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, मुख और नाक दोनों से निकलती है मित्रों, केवल मुख से निकलती है, मुख से निर्बाध नहीं। अनुनासिक की ध्वनियों के जब उच्चारण की बात करते हैं तो मुख और नाक दोनों से ही हवा निकलती मित्रों, है ना, नाक से भी सहयोग लिया जाता है ना। इसलिए नासिक की ध्वनियों के उच्चारण में हवा जो है वो कहां से, न न, तो आप सोचिए न, इसका मतलब मुंह से भी तो कहीं न कहीं न, तो कहीं ना कहीं मुख और नाक दोनों का ही उसमें प्रयोग होता है मित्रों। फिर देखिए
किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन होता है मित्रों क से म तक जो 25 व्यंजन है वो सारे स्पर्श होते हैं। तो किसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है ना? तो आप देखिए किसमें नहीं है, ये रहे मित्रों ल और ह जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये र ल व ह उस वाली पंक्ति में है। तो क से म तक 25 व्यंजन जो है वो स्पर्श होते हैं। फिर देखिए मित्रों प और फ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मित्रों प और फ ओष्ठ्य है, सीधी बात है, प और फ ओष्ठ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। और किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? यरलव अंतस्थ है, प जो है अंतस्थ नहीं है मित्रों, ओष्ठ है, ओष्ठ्य है ये। चलिए वर्ण विचार के कुछ प्रश्न आपके सामने रख दिए। किस क्रमांक में मूल स्वर है? देखिए अ ई उ है ना, अ ई उ छोटा उ ये रहा, किस क्रमांक में मूल स्वर है? तो ये रहे, है ना, मूल स्वर आपको बता दिए गए हैं। बस 2-3 प्रश्न और हैं मित्रों। ड और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई, उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है, बिल्कुल उत्क्षिप्त है और मूर्धन्य व्यंजन है, बिल्कुल सटीक बात यही है मित्रों। नेक्स्ट, कम समय में आपको ये कक्षा उपलब्ध करवा दी गई है। अब आप अपनी तैयारी को फाइनल टच दे दीजिएगा, अपने सेंटर्स पर समय से पहुंचिएगा और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं पूरे मधुरम हिंदी परिवार की ओर से। हमारे परिवार के सभी मित्रों को ढेर सारी बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं। पूर्ण ऊर्जा के साथ जाइएगा और बहुत अच्छे से परीक्षा को क्रैक कीजिएगा। किस क्रमांक में विवृत स्वर है? विवृत स्वर मित्रों केवल एक होता है, आ, और वो आपके सामने है। फिर अगला है मित्रों संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? तो संयुक्त व्यंजन ये रहा मित्रों त्र, है ना, आधा त और र दोनों को जब मिलाते हैं तो त्र बनता है। तो यहां तक क्लियर हो गया मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा। मित्रों अंतर्निहित शब्द है तो अंतः धन निहित होगा, और जब संधि पद बनता है तो विसर्ग आधे र में परिवर्तित हो जाता है और अंतर्निहित शब्द बनता है। चलिए मित्रों, तो आप सभी मित्रों ने आज की क्लास में बहुत आनंद लिया है। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आपको मधुरम हिंदी चैनल को पीडीएफ के लिए मित्रों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, और टेलीग्राम चैनल का नाम मधुरम हिंदी ही है मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है मधुरम हिंदी। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं मित्रों तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको कक्षाएं मिलती रहे मित्रों। अब मतलब जो है कल से मित्रों वापस शिक्षण विधियों की कक्षाएं अनवरत चलेगी। तो हमारे जो भी छात्र हैं शिक्षण विधियों निरंतर पढ़ रहे हैं वो ज़रूर पढ़िएगा मित्रों। और जैसा कि आपके लिए कुछ जो सूचनाएं हैं वो भी समय समय पर देंगे मित्रों, लेकिन सीईटी के जितने भी हमारे मित्र हैं वो सब बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ परीक्षा दीजिएगा। कक्षा अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं क्योंकि ये सीईटी के बच्चों के लिए थोड़ा लाभदायक होगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।